हेलो दोस्तों, राधे राधे। मिष्टी त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, मुंशी प्रेमचंद की निर्मला कहानी। यूँ तो बाबू उदय भानु लाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई कोई भांजा था, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और छंद के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला है और छोटी का कृष्णा था। अभी कल तक दोनों साथ साथ गाड़ियाँ खेलती थीं। निर्मला का 15वां साल था, का 10वां, फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थीं। दोनों गुड़ियों का धूमधाम से ब्याह करती थीं। सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थीं कि ना जाने किस काम के लिए बुलाती हैं। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थीं, नौकरों को डांटती थीं और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर खड़ी हो जाती थीं। पर आज एकाएक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा वही है, पर निर्मला गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानु लाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी हो, दहेज दे या ना दे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। हाँ, बारात में जो लोग जाएं उनका आदर सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जग हंसाई ना हो। बाबू उदय भानु लाल थे तो वकील पर संचय करना ना जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गई। डरते थे, ना जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च ना होंगे। यहाँ आश्वासन पाकर खुशी के मारे फूले न समाये। निर्मला, और नहीं क्या तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा। निर्मला, चंदर तो लड़का है, कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धम करता। निर्मला, चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर तो चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। ओहो, अब आप दुल्हन बनेंगी, किसनी बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी ना सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंदर, हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने
वाले लाल लाल वर्दियां और काली काली टोपियां पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी और वह तारों में लगेंगी तो लाल पीले हरे व नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे। बड़ा मज़ा आ जाएगा। कृष्णा और क्या क्या होगा? बंदर बता मेरे भैया, चंदर मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बात बता दूँ। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी। सचमुच की परियां? कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन ना बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभान और कृष्णा चले, पर निर्मला अकेले बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई नहीं थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इस भांति भूले जाएंगे। सबकी आंखें फिर जाएंगी। शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठे मीठे सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे नदी पार होगी, कैसे घर पहुंचेगी। रो रही है कि रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेले यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है और रोती है, लेकिन वह कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच वह नदी में कूदकर वह उस नाव को पकड़ना चाहती है कि उतने में कहीं से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव पर बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूँगा। यह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें ना पाल है, ना पतवार है, ना मस्तूल, पेंदा फटा हुआ, तख्ते टूटे हुए। नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। यह तो टूटी है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ।
वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं। अंत में वह यह निश्चित करती है, बैठ जाऊं यहाँ। अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यह अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंची ही जाए। यही सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथ तक थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अब डूबी तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे से खिसक जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गईं। देखा तो माता खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। निर्मला भाग 2। कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए आप लोग इसी चैनल पे अभी बने रहिए। बाबू उदय भानु लाल का मकान बाजार में बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाई बना रहा है। खपरैल में हलवाई के लिए भट्ठी खोदी गई है। मेहमानों के लिए अलग अलग मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर मेहमान के लिए एक चारपाई, कुर्सी और एक मेज हो। हर 3 मेहमान के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को ज़बान हिलाने का मौका ना मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। एक पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तस्तरियाँ हैं, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर खड़े पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों बाद मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा सी बातें घंटों तक तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। दंड कहता है यह भी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह निकल जाऊं, तीसरा कहता है इसमें तो हीक आती है, चौथा कहता है तुम्हारी नाक की सड़ गई है।
तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे। और इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना होता है। मैं डाली कुछ रुपए लिए अपना कार्ड निकालकर एक दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यहाँ कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम्य गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है। अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियाँ मुँह छिपाए पड़ी थीं और कुवृत्तियाँ विजय गर्व से इठलाती फिरती थीं। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचर रहे थे और नगरों में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्ज़ापुर चले जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था, पता लगाने में कोई दिक्कत ना हो सकती थी। दम के दम सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यह सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें पीछे से दूसरे आदमी के जाने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े। लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ वह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक बलिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सज़ा दिलाई थी। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही छूटकर आया था। आज बाबू साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो सोचा यह इनसे दांव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात में था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो ना? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों? किसी को रास्ते
चलने की मनाही है, यह गली तुम्हारे बाप की है। बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़ते थे, अब भी इष्ट पुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे थे नहीं ना थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब भी 7 साल को जाओगे? मतई, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जीता न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओगे कि अब किसी को सजा न कराऊंगा तो छोड़ दूंगी। बोलो, मंजूर है? उदय भानु, तेरी सामत तो नहीं आई? मतई, सामत मेरी नहीं आई है, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम एक? उदय भानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, दो। उदय भानु गरज कर, हट जा बदमाश सामने से। मतई, 3 शब्द निकालते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हुआ हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतार ली और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की कि साथ रास्ते से घसीट कर किनारे डाल दी। लाश रास्ते से घसीट कर किनारे डाल दी। हाय, बेचारे क्या सोचकर चले थे कि क्या हो गया। जीवन तुमसे ज़्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या? यह उस दीपक की भांति की क्षण भंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है। पानी के एक बुलबुले को देखते हो, लेकिन उसे टूटते भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं, सांस का भरोसा कि क्या, और इसी नश्वर पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं, नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की हैं मानो हम अमर हैं। तो प्लीज़ ये कहानी कैसी लगी, आगे और भी भाग देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट निर्मला कहानी का भाग देखने के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट डे ये कहानी इसका दूसरा भाग आपको इसी चैनल पे मिलेगा। राधे राधे।